definitely we will take the World Cup home because it's last. 22 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को उठा के आपने बाहर फेंक दिया। कंटेंट बहुत डिफरेंट है, प्लॉट बहुत अच्छा है। अगर आप मुर्गी के गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, वेजिटेबल्स और फ्रूट की तरफ रहते हैं, उनके मूड स्विंग्स बिल्कुल भी नहीं होते। मैंने कभी नहीं देखा कि हमारा एक इलाके का जो एमपी है या एमएनए है। मेरे हिसाब से तो ब्राजील और फ्रांस के दरमियान होगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम तलहा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वर्दा, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करते हैं तमाम देखने वाले भी खैरियत और आफियत के साथ होंगे। बिल्कुल तलहा, आज ये बात कहना ज़रूरी है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो मैदान में डटे रहते हैं। ये कहावत अर्जेंटाइन पर इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठती है। एक ऐसी टीम जिसने अंडरडॉग्स की तरह कतर वर्ल्ड कप का आगाज़ किया, जिस वक्त मेसी की अर्जेंटाइन इवेंट का पहला मैच हारी, कोई ये नहीं कह सकता था कि ये टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में जाने वाली पहली टीम बन जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। और इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? मेसी को जाता है। इसी यादगार मैच से मुतालिक भी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे तलहा, लेकिन डेफिनेटली आपने कल का मैच देखा होगा। मैं वैसे पहली चीज़ तो ये कहूँगा कि अंडरडॉग्स अर्जेंटीना को कहना हमेशा एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, बहुत बड़ी नादानी होगी, गलती होगी, क्योंकि फुटबॉल की दुनिया के दो सबसे बड़े नाम लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अर्जेंटीना और ब्राज़ील से हैं, और पोर्चुगल से हैं, जिसकी वजह से इन दोनों टीम्स को कभी अंडरडॉग नहीं समझा जाता था। लेकिन हाँ, रोनाल्डो के थोड़े से ईगो एटीट्यूड इश्यूज थे, जिसकी वजह से वो अपनी टीम में क्लिक नहीं कर पाए। लेकिन मेसी ऑन दी अदर हैंड इज कंप्लीटली द ऑपोजिट स्टोरी। मेसी जिस तरीके से अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं, इनफैक्ट कल जो 3 गोल हुए उसमें से 2 गोल्स, एक तो पेनल्टी था, 2 गोल्स अल्वारेज ने किए। अल्वारेज वो बच्चा था इनके सामने जो इनको देख के बड़ा हुआ और इनको फॉलो करता रहा, और शफकत का हाथ मेसी ने बचपन से उनके ऊपर रखा। और ये वो कहते हैं ना, टीम वर्क वर्दा, इट्स नॉट अ वन मैन शो। जब तक ये खिलाड़ी टीम नहीं बनेंगे ये गोल नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि अर्जेंटीना के अंदर वो टीम वर्क है, मेसी की लीडरशिप की वजह से, आई थिंक दैट क्लिक्ड रियली वेल। एग्जैक्टली, और यही टीम वर्क है जो हर चीज़ को आगे लेके आता है, हर टीम को आगे लेके आता है। टीम वर्क हर चीज़ में ज़रूरी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई भी काम हो, किसी भी चीज़ में टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। खैर, हम आगे फीफा के बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। नून लीग ने मईशत के आगे घुटने टेक दिए, इलेक्शन पर इत्तेफाक की खबरें गर्म। पीटीआई असेंबलियां वापस आएगी, हुकूमत के साथ मिलकर उबूरी सेटअप बनाएगी। इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी मुशावरत से होगा। मेसी की अर्जेंटाइन ने कमाल कर दिया, क्रोएशिया को 3-0 से शिकस्त, वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मराकश और फ्रांस आज टकराएंगे। सानिया सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले हीरो अदनान मलिक को धमकियां मिलने का इंकशाफ, मुल्क छोड़कर जाने की खबरें। माजरा है क्या, जानेंगे आज के शो में। और आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए, भारत को अपना मकरूह चेहरा पसंद नहीं आया, सेवक पर पाबंदी लगा दी। मोहसिन अब्बास की नई फिल्म में हिंदुत्ववाद नजरिए को बेनकाब किया गया है। अभी आपने कहा वर्दा, मेसी के अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना के मेसी ने नहीं, मेसी की अर्जेंटीना यानी कि मेसी की टीम अर्जेंटीना। हाँ, लेकिन बेसिकली अर्जेंटीना के मेसी है ना, वो अर्जेंटीना के मेसी, लेकिन टीम भी तो मेसी की है ना तलहा। ज्यादा मेसी सूरत हाल क्रिएट ना करें। इट्स गोइंग टू बी टॉप ट्रेंड्स की बात करते हैं। टॉप ट्रेंड्स की बात करते हैं, और अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया फाइनल क्वालिफाई कर चुका है, तो इस वजह से वो टॉप ट्रेंड पर है। रात कितने बजे सोए आप? मैच देखा आपने या फिर सुबह को उठ के खबर पढ़ी? मैंने सुबह सिर्फ हाइलाइट्स देखी। यानी आपको फुटबॉल से प्यार नहीं है, आप वही क्रिकेट वाली हैं। मुझे क्रिकेट में मजा आता है, हमारी टीम होती है यहाँ पे खेलने में, और स्पेशली जब हमारी टीम का इंडिया के साथ मैच होता है तो मैं लाजमी देखती हूँ। मतलब सिर्फ पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट के लिए आप फॉलो करते हैं? मैं पाकिस्तान इंडिया के लिए क्रिकेट फॉलो करती हूं। कराची में आ रहा है टेस्ट मैच, तो ट्रैफिक जैम होगी, तो बी वेरी केयरफुल। आपको मालूम है फिर क्या होता है कराची में जब टेस्ट मैच शुरू होता है। लेकिन फुटबॉल की बात करते हैं, कुछ आप देख सकते हैं ट्विटराटीज टॉप ट्रेंड्स में इस वक्त यकीनन फुटबॉल ही चल रहा है। लेकिन एक तस्वीर थी जो मैंने निकाल के दी प्रोड्यूसर साहब को कि अल्वारेज एंड मेसी
हाउ ओल्ड आर दे, कितने पुराने दोस्त हैं। यकीनन ये बात समझने की है जो मैंने आगाज़ में भी कही कि अर्जेंटीना ने अपना पहला मैच हारा था सऊदी अरेबिया से। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सऊदी अरेबिया में पार्टी शुरू हो गई सारे खिलाड़ियों के लिए, रोल्स रॉयस का ऐलान कर दिया मोहम्मद बिन सलमान ने, लेकिन उसके बाद अर्जेंटीना ने जिस तरह कम बैक किया है, अमेजिंग, लाजवाब। और काश वो तस्वीर प्रोड्यूसर साहब दिखाएं जो मैंने उनको भेजी थी, इसमें देखा जा सकता है कि अल्वारेज एक बच्चा सा था, बिल्कुल छोटा सा था, और मेसी एक स्टार बन चुके थे, और उस वक्त से अल्वारेज उनको फॉलो कर रहे हैं। और किस तरीके से अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस आज इस लेवल पे आई है, कितनी मेहनत है, कितना टीम वर्क है, कितनी मैनेजमेंट का किरदार है, कितना मुल्क का किरदार है। सैडली वो पिक्चर प्रोड्यूसर साहब दिखाना नहीं चाहते हैं, वो टेक्निकल इशूज़ तलहा वो लगा रहे होंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं ये ज़रूर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आप देखें कि मेसी ने किस तरह से शफकत का हाथ उन पे रखा होगा, उनको प्रमोट किया होगा, उनको अप्रिशिएट किया होगा, उनके पास सिखाया होगा। कोई ईगो वैल्यूज़ को उन्होंने तरजीह नहीं दी होगी जब भी ये खेले, वरना हमारे यहाँ अमूमन होता ये है कि ईगो, अरे मेरे सामने कल का आया हुआ खेला बच्चा मुझसे ज़्यादा अच्छा खेलेगा, इसको तो चांस ही नहीं देना चाहिए, जो हमारे यहाँ क्रिकेट में हो रहा है, जो हम देख रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरा टॉप ट्रेंड क्या कर रहा है तलहा, ये आप बताएंगे? क्रिकेट से रिलेटेड है। आ गई तस्वीर, लड्डू बांटो। अच्छा भाई, अगर आप देख सकें तो, अगर ये शायद टिकर की वजह से अब आप देख सकते हैं अल्वारेज कितने छोटे हैं, बच्चे हैं मेरे ख्याल से, ही इज अबाउट 10-12 इयर्स ओल्ड। और मेसी जो हैं वो 19-20 साल के करीब हैं, अपना करियर शुरू कर चुके हैं, स्टार बन चुके हैं। और आज वही मेसी अल्वारेज के साथ इन्होंने 2 गोल किए हैं, एक पेनल्टी पे मेसी ने किया, 2 उनकी मदद से असिस्ट किया मेसी ने। अमेजिंग टीम वर्क, जो असिस्ट थे वो गोल्स भी अगर आप दिखा सकें प्रोड्यूसर साहब, तो यकीनन अपने नाज़रीन को बताएं कि क्या होती है टीम, क्योंकि हमारे यहाँ तो देखा यही जाता है कि हर कोई अपनी अपनी बचाता है। जितने भी क्रोएशिया के प्लेयर्स हैं ना, मुझे बड़े फनी लगते हैं उनके नाम ना, मॉड्रिच, जोकोविच, ये विच, वो विच। अंग्रेजी में विच तो चुड़ैल को कहते हैं, तो मुझे लग रहा है इनके अंदर, सबके अंदर एक चुड़ैल भी है ना। सारा मैं यही सोच रहा हूँ, सारे विच ही हैं। शेख साहब से बात करें कुछ। खैर आगे बढ़ते हैं, सारे शेख की जानिब बढ़ते हैं। फुटबॉल की एक्सपर्ट, ये पहली खातून है जिन्होंने फीमेल फुटबॉल जो है वो स्टार्ट की, उसकी फाउंडर भी हैं ये। सादी शेख को वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। साहब ने मुझे भेजा ना, तो मैंने कहा 5 मिनट तो लग जाएंगे ये पढ़ने में। माशाल्लाह से इतनी चीजें आपने की हुई है। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको मैच? एक्सीलेंट। आप यकीन करें, मेरी शुरू से प्रेडिक्शन यही थी कि द फाइनल विल बी बिटवीन अर्जेंटीना एंड मोरक्को। मेरी ये प्रेडिक्शन है। अभी तक तो सेमी तक तो सही पहुंचा है। फाइनल की क्या प्रेडिक्शन है, मोरक्को जीतेगा कि नहीं? मेरी है अर्जेंटीना फर्स्ट, सेकंड मोरक्को, थर्ड क्रोएशिया। अब मेरी प्रेडिक्शन है हाउ इट गोज, बिकॉज शुरू से आई वाज देयर जब मेसी अपना फर्स्ट मैच हारा अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, एंड ही सेड फैंस को वी वोंट लेट यू डाउन, कमिंग फ्रॉम द किंग ऑफ सॉकर, इट्स ब्रिलियंट। एंड अर्जेंटीना में इट्स नॉट ओनली मेसी, मेसी के अलावा आप ये देखें ना, उनके जो कोच है यू नो लायंस, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कोचेस। वो जिस तरह बीच में 5-3-2-1 को 4-3-3-1 बना देते हैं, टेक्निकली ही इज वेरी साउंड। एमिलियो इनका जो गोलकीपर है, सबसे जो घर बचाने वाला आपका स्ट्रांग हो ना, तो आगे खुद ही आपकी। फिर वो जो जिन बच्चे ने कल गोल के रेस, ही इज वन ऑफ द टॉप स्ट्राइकर्स, असिस्टेड बाय थर्ड स्ट्राइकर दैट इज मेसी। तो मेसी हर तरफ से his passing is doing wonders। और वाकई लगता है कि मेसी at all उनका था कि definitely we will take the World Cup home because it's last। तो शेख साहब, जो रोनाल्डो का ख्वाब था वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेसी का होने जा रहा है। Why do you think, what is behind that? देखिए जी, ego, attitude? Yes, है ना? He was never there for the team। I might be wrong, fans बहुत हैं, they might not like me, मगर 2 दफा जाते वक्त मैंने उनको देखा, whether it was win or lose, he did not stay back with the team। वो मेरे ख्याल से me my वाली सिचुएशन पे बिलीव करते हैं, me myself and I। सेकेंडली देखें उनकी जो उस पे जो यंग बच्चे ने गोल किए हैं उनकी टीम से, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ही इज वन ऑफ, एज का भी बहुत फर्क है। When you, जैसे मेसी जो है वो सबको साथ लेके चलता है एज ए टीम, और रोनाल्डो को बेंच किया तो 6 गोल पड़ गए जी। तो व्हाई, इसलिए तलहा में गई थी कि मेसी की अर्जेंटीना, मिस आई थिंक उस बच्चे का नाम। तो ये चीजें हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। ऑब्वियसली दैट बच्चा इज हाफ योर एज, उसका आपका स्टेमिना स्किल आपसे ज्यादा होगी। व्हाट मेसी डज
takes them. मेसी मौका बना के दे रहा है, रोनाल्डो बॉल हॉगिंग कर रहा होता है। असली हम कहते हैं कि मेसी की टीम अर्जेंटीना, he is a wonderful player and has had many you know जैसे कहते हैं wins and as a human also, मगर as a team this दफ़ा मैंने इसको बहुत ज़्यादा I found him very egocentric. सादिया, हमने फीफा के वर्ल्ड कप जो कतर में हो रहा है, हमने इसमें इतने अपसेट्स देखे हैं, तो वजह क्या है? क्या यूरोपियंस को वेदर सूट नहीं कर रहा गोरे लोगों को, या कतर का, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लेकिन अभी तो मौसम फिर भी बेहतर है? रीज़न क्या है? क्या ये एक्सपेक्टेड थे या इनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी है, ऐसे ही खेलते हैं, ज़्यादा फील हो रहा है? 10 years back Stephen Blatter said that the future is Asia. 2016 से ये स्टार्ट हुआ with the women World Cup when Japan defeated USA 2016 में in Canada. उसके बाद अब आप देखें, weather is one condition but the Asian countries are taking their football very very seriously. आप मोरक्को को देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह it's got Hakim and it's got one of the सबसे वलीद जो उनका कोच है, कहाँ से कहाँ तक लाया है. The goalie. Yes, the goalkeeper, he is one of the top goalkeepers of La Liga this year. Plus fame of football में भी उनका नाम जा चुका है. तो मैंने वही कहा, for me, मैं सबसे पहले मेरी भी टीम होती है तो I tell them गोलकीपर सबसे ज़्यादा strong होना चाहिए, बाकी खुद संभल जाएगा. अगर घर नहीं बचेगा अटैक्स तो होंगे. उनकी मोरक्को की डिफेंडिंग लाइन इज सुपर्ब. मैं कहती हूँ सुपर्ब. अगर आप देखें all of them come back and forth, it's very difficult. So I think Morocco and Argentina is what I see in the finals. शेख साहब, मुझे अगर आप इजाजत दें, अगर आपकी इजाजत दें, तो मैं यहाँ पे मोरक्को की कुछ हिस्ट्री, इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा. मोरक्को पहला एक ऑफ कोर्स नॉर्थ अफ्रीका कंट्री है जो वर्ल्ड कप में पहुंचा है, सेमीफाइनल में पहुंचा है. नेवर बिफोर, कभी ऐसी तारीख में पहले नहीं हुआ. लेकिन मोरक्को हमसे जो है तकरीबन 9 साल के बाद आज़ाद हुआ. ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इन्हें आज़ादी 1956 में मिली. उससे पहले ये एक फ्रेंच कॉलोनी थे, यहाँ पर फ्रेंच काबिज थे और उनकी हुक्मरानी थी, उनका कब्जा था. तो ये हमेशा से मूवमेंट चला रहे थे अपनी आज़ादी की बिफोर 1956. इनके जो बादशाह थे सुल्तान मोहम्मद द फिफ्थ, उन्होंने अपने नुमाइंदे को अहमद बुलफर को अमेरिका भेजा ताकि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब करें और अपनी आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ाएं. जब वो वहां पहुंचे तो वहां पे फ्रेंच डेलीगेशन ने मना कर दिया कि मोरक्को तो फ्रेंच कॉलोनी है, इनको आप कैसे इजाजत दे रहे हैं खिताब करने की. बड़ी सूरत हाल गंभीर हुई और फिर सर जफरुल्लाह खान जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे सिंस 1948 टू 1954, इन्होंने रातों रात एम्बेसी खोली है. अहमद बुलफर को उसी वक्त उन्होंने पासपोर्ट रात को जारी किया है, उनको पाकिस्तान की शहरियत दे दी गई, नेशनैलिटी दे दी गई और फिर अगले दिन उनको अक़वाम मुत्तहिदा में एज अ पाकिस्तानी इजाजत मिली कि वो खिताब करें और मोरक्को की आज़ादी और लिबरेशन के लिए तहरीक चलाएं. ये तहरीक जब उन्होंने चलाई उसी का नतीजा था कि 1956 में मोरक्को को आज़ादी मिली और पहले वजीर आज़म मोरक्को के भी अहमद बुलफर की थे. सुल्तान द फिफ्थ ने उन्हीं को वजीर आज़म बनाया क्योंकि वो तकरीर बड़ी कामयाब हुई और इसकी वजह से उन्होंने अहम संगी मील अबूर किए. और जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को बने पहले, तो उन्होंने अपने ऑफिस में पाकिस्तानी पासपोर्ट को फ्रेम करा के रखा हुआ था कि अगर ये पासपोर्ट नहीं मुझे मिलता तो उस दिन मैं तकरीर ना कर पाता अक़वाम मुत्तहिदा में और ये तहरीक ना चलती, मेरा मुल्क आज़ाद ना होता. तो मोरक्को और पाकिस्तान का भाइयों और बहनों बड़ा गहरा रिश्ता है और यकीनन मुसलमान भाई भी हैं हमारे और पहला अरब कंट्री भी है जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है. तो आई थिंक आधी से ज़्यादा दुनिया तो मोरक्को को ही सपोर्ट कर रही है. बिल्कुल ऐसे ही है. बिल्कुल जी सादिया. यस, यू आर राइट. फुटबॉल की हिस्ट्री से मैं आपको बताऊं, 1986 में मोरक्को ने क्वालिफाई अपना टॉप किया था ग्रुप में जिसमें इंग्लैंड पोर्टुगाल के अगेंस्ट. और अब आप देखें कि वो दे आर प्लेइंग द सेमीफाइनल. इट्स अ बिग जंप फ्रॉम 1986 टू 2022. सो यही चीज़ है जो कंट्रीज़ अपना मौक़िफ़ जानती हैं, उस पर काम करती रहती हैं. नॉट ओनली द स्पोर्ट्स पीपल बट इवन द कोचेस. पूरी आपकी एक एसोसिएशन फेडरेशन आपके साथ होती है एंड रिजल्ट्स आर कमिंग. आप देखिए ना, पहली दफ़ा कोई यूरोप कंट्री वर्ल्ड कप में नहीं पहुंची है.
आप इवन इन द विमेन वर्ल्ड कप की मैं बात करती हूँ, नेवर, अब यूरोपियन कंट्रीज नहीं जा रही, it's either the USA or the Japan or you know these countries which are progressing towards a World Cup because of their hard work. हमें कितना हार्ड वर्क करने की जरूरत है सादिया? अभी वर्क करने हार्ड बात नहीं की है या तो वर्क करने की आदत नहीं, आप हार्ड वर्क की बात कर रही हैं। चल आप फिर जो है वो नेगेटिव करें, हमारे यहाँ भी बहुत टैलेंट है, बहुत मेहनत करते हैं लोग, लेकिन थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है। रोशनी डालिए शेख साहब ये बात। देखिए पहले तो हमें एज अ पाकिस्तानी सोचना पड़ेगा, नंबर 1 बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये होता है कि सॉरी जो मैंने देखा जी, आप इसके हैं तो इनको आगे बढ़ाएंगे, आप इसके हैं तो इस इलाके के, तो why don't we think as a पाकिस्तानी? फर्स्ट बच्चा हो या बच्ची, इफ दे आर प्लेइंग, अगर ओपन पर्ची के बगैर ट्रायल्स होंगे, मैम यकीन माने, मैं तो सिर्फ 2 लियारी के बच्चे, मेट्रोविल के बच्चों की बात करूं, अब बच्चियों की जो उनमें टैलेंट है, जब मोनिका स्टाब आई थी यहाँ पे फीमेल्स को कोच करने, उन्होंने 2 सिटीज का नाम लिया था कि बड़ी इसमें टैलेंट है। फर्स्ट वॉज कराची, second was Islamabad. Wow. The rest she said I don't understand what's football. ये even departmental players के बारे में उन्होंने कहा। अच्छा। तो आप और ग्रास रूट लेवल ही काम कर रहे हैं आपके, सही है ना? अगर आप उसमें जैसे हम लोग यूथ वर्ल्ड कप्स में जाते हैं, सो वी हैव ब्रॉट लाइक हम लोग नॉर्वे कप खेलने गए, ये बच्चियां एक क्लब की बात कर रही हूँ जो मैंने पूरे सिंध से उठाई थी। We came back 8 after 63 positions in Norway Cup, जिसमें आपका यूरोप टीम्स खेल रही थी। This is a ये टूर्नामेंट्स होते हैं यूथ के। गोथिया कप चाइना इज अनदर जिसमें हम आए। सो जब एक क्लब जाके लड़ सकता है 4th पोजीशन या 8th पोजीशन आउट ऑफ 60-70 कंट्रीज आ सकता है, तो व्हाई नॉट होल ऑफ पाकिस्तान? तो आप इसमें देखें ना कि ना पहले ही सही कोचेस सिलेक्ट हुए थे, एक तो वी नीड कोचेस ट्रेनिंग फ्रॉम फॉरेनर्स, बिकॉज जहां तक उनकी सोच जाती है हमारे किसी कोच का नहीं, आई एम सॉरी नहीं है, क्योंकि वो पढ़ते रहते हैं, सही, वो एक जगह रुकते नहीं है, वो सॉफ्टवेयर अपडेट भी करते हैं, टेक्नोलॉजी को भी यूज करते हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं। देखिए अब ये नेगेटिव बात मैंने नहीं कही है, पर्ची वाली बात इन्होंने कही है। मसला ये है कड़वा बादाम जो होता है ना, वो 100 मीठे बादामों से ज्यादा ताकत रखता है, लेकिन हम लोग जब कड़वा बादाम मुंह में आता है तो थू थू करते हैं। रियलिटी बाइट, सच कड़वा होता है, सच को डिनाई करने से हकीकत बदल नहीं जाती, सच के साथ करीब रहने से ही आप हकीकत पसंदाना सोच रखते हैं। इसीलिए मैं नेगेटिव नहीं होता हूं, मैं सच कहता हूं, झूठ का साथ नहीं देता। ठीक है, सही, लेकिन सारे कड़वा बादाम मुंह में रखेंगे तो डेफिनेटली निगला भी नहीं। एक तो खाने की कोशिश करें दिन में, फिर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना AFC तक तो पहुंचे, हम पहले आप AFC पहुंचेंगे फिर आप फीफा को सोचेंगे। अभी तक हम इतने सालों में वी डू नॉट हैव अ ग्राउंड। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का अपना कोई ग्राउंड नहीं है, क्लब्स ही सारे काम क्लब्स के हैं। आपका अपना ग्राउंड क्यों नहीं है आज तक? कभी हम इनसे बोलते हैं जी ट्रायल्स यहाँ रख लें, कभी आप उनसे बोलते हैं। आपका जब अपना ग्राउंड ही नहीं है तो इससे बड़ी आपकी क्या बात है? आपको मालूम नहीं है रावलपिंडी का जो हमने ग्राउंड बनाया था, पिच तैयार की थी, ICC ने उसके ऊपर भी हमें नेगेटिव मार्क्स दे दिए कि दोबारा ऐसी पिच पे मैच कराया तो इस पूरे ग्राउंड को बैन कर देंगे हमेशा। हम सोचे क्रिकेट से इतना प्यार करते हैं, उनकी पिचें नहीं बना सके, फुटबॉल की क्या बनाएंगे? इट इज विद एवरी स्पोर्ट। थैंक यू सो मच सादिया, थैंक यू सो मच। टाइम की कमी मतलब हम आगे डिस्कशन जारी रखते हैं। खैर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर नजर डाल ली जाए। तलहा, मुल्क की सियासी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं का दावा है कि 17 दिसंबर यानी कि हफ्ते का दिन बहुत अहम होगा और लाहौर के लिबर्टी चौक पर इमरान खान वीडियो लिंक से खिताब के दौरान बताएंगे कि असम्बलियां कब तहलील करनी है, यानी कि वो तारीख देंगे। दूसरी तरफ इतलात ये भी हैं कि मुल्क की मौशी सूरत हाल देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत में बातचीत का आगाज हो गया है और हालिया दिनों में इसहाक डार और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मुलाकातें भी इसी सिलसिले की एक कड़ी साबित हो रही हैं। एक जराये का दावा यह भी है कि तहरीक इंसाफ असम्बलियों में वापसी से मुतालिक बातचीत हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना अपोजिशन लीडर नामजद करेगी और फिर बदले में हुकूमत इलेक्शन की तारीख देने का ऐलान करेगी। तला
मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो इस कदर तबाही के दहाने पर हैं कि अगर आप चाहते हैं कि उनमें बेहतरी आए तो आपको पहले सियासी सूरत हाल बेहतर करनी होगी। इस पॉलिटिक्स ने जो इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है वो इतना गंदा है और इतना नुकसान हो चुका है कि अब समझ नहीं आ रहा वापस कैसे आएंगे। आप सिर्फ ये देख लीजिए कि पावर सेक्टर का जो इस वक्त सर्कुलर डेट है, जिसे इदारों के दरमियान जेर गर्दिश कर्जे कहते हैं, वो 2200 अरब से तजावुज कर गया है। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जिस M6 मोटरवे का इफ्तिताह किया, जिसकी लागत 307 अरब रुपए से होनी है, वो पहले ही उसमें से 5 अरब रुपए 2 DC मटियारी नौशेरो फिरोज निकाल कर ले गए हैं कैश। अब मालूम नहीं है कि वो 5 अरब रुपए थे जो जमीन खरीदी जानी थी कैसे खरीदी जाएगी, अब पैसा दोबारा कहां से आएगा। तो मुल्क में जो पैरेलल इकोनॉमी है उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। जो इस वक्त आपकी फॉर्मल इकोनॉमी है वो तबाह हो चुकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब इसाक डार के खिलाफ कुछ बयानात दे रहे हैं, इसाक डार मिफ्ता साहब के खिलाफ, और हम लोग एक दलदल में फंस गए हैं। वर्दा खैर आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है जरताज गुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में और पूछना चाहूंगी कि जरताज गुल साहिबा ये बताइएगा कि PDM हुकूमत नहीं चाहती कि जल्द इंतखाबात हों, मगर इमरान खान का कहना है कि हम रवा माह असम्बलियों से इस्तीफा दे देंगे, तो क्या PTI ने आम इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल कर ली है? और दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI को पार्लियामान दोबारा आने का मशवरा दिया है, तो आप क्या कहेंगी इस बारे में? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इसकी बात है कि PDM नहीं चाहती है कि इलेक्शन हो जी, PDM तो चाहती है कि जी इसी तरीके से अपने हुकूमत को तूल देते रहें और ये इसी तरह ऐश इशरत करते रहें और आवाम की अदालत में कभी ना जाएं। और इनको पता है ये भगोड़े हैं, इनको पता है कि ये आवाम की अदालत में जाएंगे तो आवाम इनकी ये अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी पजीराई जो है वो खो चुके हैं। ये इस काबिल ही नहीं है कि ये वोट की ताकत से दोबारा है, तो इनका तो बस चले तो या तो इस मुल्क के अंदर जो है वो इन्हीं का सिर्फ ये NRO2 के जरिए और रिजीम चेंज के जरिए कुर्सी के ऊपर बैठे रहें और इसी तरह आवाम का खून खुश करते रहें, या फिर दूसरी तरफ जो है मुल्क में कोई ऐसे अनार की फैल जाए कि मुल्क में इलेक्शन ही ना और कुछ और ही बन जाए। ये इनकी काले करतूत और काली इनके ख्वाहिशात हैं। जहाँ तक हमारी बात है, देखिए हम तो बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद पार्टी है जो आवाम की ताकत से आई है, जो 26 साल की हमारी मेहनत है और हम आवाम की ताकत के ऊपर वोट के जरिए ही वापस आना चाहते हैं। और हम तो चाहते हैं कि जनरल इलेक्शन हो, और जब भी जनरल इलेक्शन होगा हमें ये यकीन है कि इंशाल्लाह PTI दोबारा जीतेगी। और ये 22 करोड़ आवाम का हक भी है। NRO2 और रिजीम चेंज जो है सिर्फ हमारी पार्टी से ज्यादती नहीं हुई, पाकिस्तान के अवाम के साथ भी ज्यादती हुई थी कि 22 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को उठा के आपने बाहर फेंक दिया और एक जत्थे को और एक टोले को और एक करप्ट माफिया को हमारे सर के ऊपर बिठा दिया। तो मुल्क को आगे लेके जाने का वाहिद सोल्यूशन यही है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। बाकी स्पीकर साहब की जो स्टेटमेंट है, मुझे ज्यादा उसका कोई पता नहीं है कि अगर उन्होंने ऑफर भी की है। बेसिकली तो हमने जो 27 अफराद ने खान साहब के साथ जब इस्तीफा दिया था, इसलिए दिया था ना कि हमारे पास वोट ज्यादा थे, हमारे पास ज्यादा अवामी नुमाइंदे थे, MNAs थे, हमारे ही वजीर आजम होना चाहिए था। लेकिन आपने अवाम की ताकत का जिक्र किया। अवाम जो पहले रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागती थी, अब बिजली गैस पानी का रोना रो रही है और मुआशी हालात ने अवाम का जीना इतना मुश्किल कर दिया कि अवाम की ताकत में बेपनाह कमी आ चुकी है। ये मुझे बताइए, आज सुबह ये खबर भी मैंने देखी कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो एम्बेसीज हैं, उनको भी डॉलर की शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। ये भी खबरें चल रही थी कि वफाकी हुकूमत ने KP हुकूमत को दीवार से लगा दिया है। KP के वजीर आला ये कह रहे हैं महमूद साहब कि उनके पास तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं है। क्या कहेंगी आप? वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको पता है कि ये बड़े विंडिक्टिव हैं, ये जो PDM का टोला और स्पेशली जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की सियासत है। आपको पता है कि इनके जो पूरी सियासी वो है हिस्ट्री है, ये हमेशा से जो है इंतकामी है, ये रसागीर है, ये बदमाश है, ये ज़मीनों पे कब्जे करने वाले हैं, बेवाओं की ज़मीनों के ऊपर कब्जा करने वाले हैं, ये पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के पैसे खाने वालों में से ये कफन चोर हैं। इनके हमेशा से आदत होती है कि वफाक के अंदर और सूबों के अंदर और मुख्तलिफ लोगों के अंदर जो है वो लकीर खींचती जाएँ। और इसकी बड़ी जिंदा मिसाल हैं। इन्होंने कहा था कि KPK के जो CM है, हम उसको KPK में इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। पिछले दिनों आपके सामने है कि शहबाज शरीफ ने जो है वो एक मुंतखब जो वज़ीर आज़म है उनकी बात ही सुनी आज़ाद कश्मीर की। और आप सोचें कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए, और जो एक इलेक्टेड नुमाइंदा है उसको धक्के मारे गए और सेंटोरस को जो है वो सील कर दिया गया। और अता तारड़ जैसे चमचे कहते होते थे कि जी हम एक मुंतखब वज़ीर आज़म को कश्मीर के हम इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। पंजाबी कार्ड, जाग पंजाबी जो वो है
ये नारे ये अनफॉर्चुनेटली लगाते गए हैं। और पीडीएम के ही प्लेटफॉर्म से आपको पिछले दिनों याद होगा जब इनको बड़ा महंगाई का इनको दौरा पड़ा हुआ था कि महंगाई है, अब अपनी महंगाई इनको नजर नहीं आती है। वहाँ पे अगर आपको याद होगा तो बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने उर्दू जबान के खिलाफ बात की थी, इन्होंने बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस की बात की, इन्होंने कायद आज़म के मज़ार पे जो उछल कूद की थी, जो बेहुरमती की थी, वो आपके सामने है। और इसके अलावा इन्होंने जो है पाकिस्तान में जो पंजाब में रहने वाला था उसके खिलाफ इन्होंने कोशिश की थी कि कोई रिफ्ट क्रिएट कर दी जाए। अनफॉर्चुनेटली ये सुबह के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। जो सीएम पंजाब है उन्होंने भी इनको लिखा है कि आप हमें सेहत कार्ड के पैसे नहीं दे रहे हैं, जबकि पंजाब फुल पेमेंट कर चुका है, 100 से ज्यादा कोई मेरा ख्याल है बिलियन के पैसे। इसी तरह जो KPK है उसके भी 127 बिलियन से शायद ज्यादा इन्होंने देने, लेकिन ये नहीं देने। दूसरी तरफ अगर आप सिंध को देख लें तो सिंध के अंदर पैसे ही पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन वो वल्ला वाला वो पैसे कहाँ जा रहे हैं वो पता नहीं कहाँ। ये मुनाफरत की सियासत करते हैं, ये सुबायत की सियासत करते हैं, ये कभी मदद वैसे कहाँ आ रहे हैं हमें खुद कुछ नहीं पता, कहाँ आ रहे हैं कहाँ लग रहे हैं कुछ नजर नहीं आ रहा। सिंध जो है वो लावारिसों की तरह ही बेचारा पड़ा हुआ है। खैर, लेकिन इसी अगर हम बात करें आगे तो हुकूमत की जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो मुस्तकिल जारी हैं और सेनेटर आदम स्वाति समेत PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ भी काफ़ी सारे सियासी केसेस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी साख्त को मुतासिर किया जाए। तो आपको लगता है कि इस तरह के केसेस बनाने से हुकूमत आपकी सियासी साख्त को ख़राब कर सकती है? साख्त मुतासिर कर रहे हैं ना, अपनी साख्त मुतासिर कर रहे हैं। देखिए ये पाकिस्तान की तारीख में तो बदतरीन जो वो है जिसको कहते हैं डिक्टेटरशिप में भी ऐसा नहीं हुआ कि चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाए, खवातीन की बेहुरमती की जाए, बूढ़े लोगों को सड़कों के ऊपर घसीटा जाए, और जब कोई अपना आईनी प्रोटेस्ट कर रहे हो पुरअमन तो आप खवातीन के ऊपर बच्चों के ऊपर जो है वो आप शेलिंग करें, आप लाठी चार्ज करें उनके ऊपर, कारकुनान को आप घरों से उठवा लें, लोगों की बरहाना वीडियो बनाएं और आप उसके ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करें, 72 FIR हो, लोगों को फतवे दिए जा रहे हो, असैसिनेशन अटेम्प्ट हो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली ये अपने आप को एक्सपोज करें। इनकी जो इंतकामी सियासत है या जो इनकी मुनाफरत की सियासत है ये पाकिस्तान के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। न इनको पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत है, न इनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, इनको मोहब्बत बहुत बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल साहिबा। सवाल ये पाकिस्तान से किसको मोहब्बत है, क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। शामिल करेंगे उतार चढ़ाव अपना सेगमेंट। इंटरनेशनली जितने भी बिजनेस एनालिस्ट हैं वो ये कह चुके हैं कि दुनिया भर में एक मुआशी बहरान आने वाला है, ग्रेट डिप्रेशन आने वाला है, ले ऑफ्स होंगे, कॉस्ट कटिंग होगी और तमाम तर कारोबार सुकड़ते हुए चले जाएंगे। वजह यह है कि तेल की कीमतें, अशिया खुरनोश की कीमतें, पाकिस्तान का अगर जिक्र करें तो पाकिस्तान के पावर सेक्टर जिस तरह मैंने आपको बताया 2200 अरब का उसमें सर्कुलर डेट है। डॉलर्स की बात करें तो खबर आ रही है कि डॉलर्स 2000 लोगों को फारिग करने वाला है, क्योंकि उनके पास भी उनको मालूम है कि आने वाले वक्त में इतना बिजनेस नहीं होगा। बहुत सारे पाकिस्तान के ऑटो मेकर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, टोयोटा हो, होंडा हो, उनके अपने प्लांट्स बंद करने पड़े हैं क्योंकि उनके पास किट्स नहीं थी। वजह क्या है? वजह यह है कि मार्केट में डॉलर नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट, जब भी कोई शख्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है तो उसको स्टेट बैंक के जरिए लेटर ऑफ क्रेडिट LC इशू किया जाता है, जिसके जरिए वो कारोबार करता है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि LC नहीं खोली जा रही क्योंकि डॉलर नहीं है। सोचिए पाकिस्तान की एम्बेसीज को डॉलर्स नहीं मिल रहे, बिजनेस को डॉलर नहीं मिल रहे हैं। 400 से 500 टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो चुके हैं। 7,65,000 लोग इस साल पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं और ये इसमें से 92,000 डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, क्योंकि इनको मालूम है पाकिस्तान में इनका मुस्तकबिल नहीं है। गंदम की कीमत इस वक्त 3,900 रुपए का 40 किलो का बैग हो चुका है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने वजीर आजम को, वजीर खजाना को खत लिख दिया है कि अब भी LC नहीं खोली गई तो अद्वियात भी शॉर्ट हो जाएंगी, मरीज भी रोलेंगे, लोग भी रोलेंगे। अटक रिफाइनरी ने प्लांट बंद कर दिया, यानी पेट्रोल की शॉर्टेज हो सकती है। मुल्क के हालात इंतहाई संगीन है, पता नहीं सियासतदान कब नींद से उठेंगे। बहुत ज्यादा मुल्क के हालात बुरे हैं क्योंकि महंगाई का तूफान जिस तरह से आया हुआ है, शहरी परेशान हुए हैं। आप गंदम की बात कर रहे थे, मैं डिटेल बताना चाहूंगी कि पंजाब में जिस वक्त गंदम की नई कीमतें हैं उन्होंने मुल्क की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। कीमतों में 200 से 300 रुपए फी मन का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद गंदम की फी मन की कीमत 3,900 रुपए तक जा पहुंची है। आप सोचो लाहौर में आज गंदम की कीमत 3,810 रुपए है, जबकि रावलपिंडी में 3,900 रुपए है। और पेशावर के लिए जाने वाले आटे के थैले की कीमत जो है वो 250 रुपए का उसमें इजाफा किया गया है। और लाहौर समेत दीगर शहरों से पेशावर के लिए आटे के जो थैले हैं उसमें 20 किलो थैले की कीमत
कीमत 2300 रुपए यानी कि 2300 रुपए हो गई है। सोने पे सुहागा, लाखों टन गंदुम सिंध में खुले आसमान तले पड़े चूहे खा गए, चूहे खा गए। इस साल ये मुल्क 30 लाख टन गंदुम इंपोर्ट कर रहा है जरूरत पूरी करने के लिए, लेकिन जो गंदुम गोदामों में पड़ी थी उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया, चूहों के हवाले कर दी गई। अल्लाह रहम फरमाए इस मुल्क पे। इंसान ना खाएं, वो गल जाए, सड़ जाए, चूहे खा जाए, मगर इंसानों तक ना पहुंचे। सैलाब मुतासरीन इतनी बड़ी तादाद में थे, उन्हीं को दे देते रहम खा के, सैडली। खैर आगे बढ़ते हैं और अब एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तलहा आप हमें तो ये बता दें, लोगों को थोड़ा सा हमें टेंशन में भी डाल दे कि महंगाई है, लेकिन थोड़ा सा लाइटर नोट पे आते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला मुल्क भारत एक पाकिस्तानी वेब सीरीज को उसने बैन कर दिया है। लाइटर नोट कहीं से नहीं है वैसे, कहीं से लाइटर नोट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे लाइटर नोट नहीं कहला सकता। कर सकते हैं, खैर भारत का मकरू चेहरा है, कह सकते हैं। एग्जैक्टली, भारत का मकरू चेहरा है जिसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। सेवक दी कन्फेशन नामी इस वेब सीरीज में अक़लियतों पर होने वाले जो जुल्म किए गए हैं उनसे पर्दा उठाया गया है। और अभी ये सीरीज कुछ ही उसके एपिसोड रिलीज हुए थे, लेकिन इंडिया ने इसको पसंद ना किया और अपनी इंतहा पसंद मोदी सरकार ने एक टीवी की वेब सीरीज यानी कि उसको वेबसाइट से भी हटा दिया, जिसके जरिए 2 मोबाइल ऐप्स उन्होंने बंद कर दी, 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स उन्होंने बंद कर दिए। नाम के सेक्युलर हैं, हकीकत में भारत से जाहिल है नहीं कोई। मकरू चेहरा इनका खैर नजर आता रहता है। माहीन अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की क्रिटिक हैं। माहीन, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? क्योंकि भारत बनता तो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का बानी है, लेकिन हकीकत अंदर से बड़ी थर्ड क्लास सी है। तलहा और वर्दा, पहले तो मैं इस बात पर खुश हूँ कि फाइनली पाकिस्तान ने एक ऐसा कंटेंट बनाया है जो कहीं बैन हुआ है। हम तो पहले पाकिस्तान में बैन होने वाली फिल्म्स की और मूवी की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम एक लेवल ऊपर आ गए हैं कि अब हमने ऐसा कुछ बना लिया है जो कि चैलेंजिंग है, जिसमें हमने रिस्क लिए हैं। तो ये तो लेकिन माहीन सॉरी, मैं आपकी बात पे ही सवाल करना चाहूंगी कि आखिर क्या हमारे पास अपने पाकिस्तान में मसाइल कम थे जो हमने दूसरों के मसाइल के ऊपर मूवी बनाई और वो बैन हो गई? क्योंकि इस तरह की मूवीज यहाँ पाकिस्तान में तो चलती ही नहीं है। कि उनकी मूवियां हम बैन करते रहते थे कि वो कश्मीर के ऊपर गलत फैक्ट्स लेकर आते थे। नहीं, कश्मीर फाइल्स यहाँ चल रही है, कश्मीर फाइल्स उन्होंने बनाई है, हमने तो बैन नहीं की, वो तो वेबसाइट वगैरह पे अवेलेबल है। मैं यही तो बात कर रही हूँ। माहीन रिस्पॉन्ड। देखिए, हमारे पास तो वैसे मसले बहुत हैं, लेकिन हमारे पास एक और अभी जो पिछले पास में आपने देखा होगा 2 मूवीज आई थी, खेल खेल में आई थी और एक डॉक्यूमेंट्री आई थी 1971 जो जावेद जब्बार ने डायरेक्ट की थी। तो कहने को तो मसला वो भी छोटा नहीं है, बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम है, लेकिन हमने नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की है। विद सेवक वी ऑल्सो ट्राई टू चेंज द नैरेटिव। और मेरे ख्याल से जितने लोग हिस्ट्री जो कि अभी तक हम जो इंडिया ने हमें फीड की है, हमने वही समझी है। तो इस सीरीज के थ्रू आई थिंक लोग जो हैं वो बेटर उनका विजन होगा। एक पाकिस्तान का भी पर्सपेक्टिव है, उन्होंने भी इसमें मुंबई अटैक्स और बाबरी मस्जिद और जितनी कंट्रोवर्सीज हैं उसके बारे में इसमें बात की है। अभी तक 3 सीरीज, इसकी 3 एपिसोड आ चुकी हैं एंड आई थिंक जैसे जैसे अनफोल्ड होती रहेगी तो बहुत इंटरेस्टिंग होती रहेगी। मुझे इस बात की बस खुशी है कि अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट की है और आई थिंक साजी गुल ने लिखी है, तो दे आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री अभी। तो कंटेंट बहुत डिफरेंट है, प्लॉट बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा होना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे अपने मसले कम है जो हम दूसरों के मसले, ये हम पॉलिटिकल उस पे लेवल पे जाके बोल सकते हैं, बट एज फार एज एंटरटेनमेंट इज कंसर्न आई डोंट थिंक इट्स सही। चलें, थैंक यू सो मच माहीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कि इतनी चलती है कितनी नहीं चलती, लेकिन मोहसिन अब्बास हमेशा कुछ ना कुछ हटके लेके आते हैं। मोहसिन इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स विदाउट अ डाउट। लेकिन क्या है वर्दा कि जब से आईपीपी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, टॉरेंट मौजूद है और पाकिस्तान में आपको मालूम है डाउनलोडिंग में हम लोग सबसे नंबर 1 है और हम कुछ भी कहीं से भी क्या क्या देख रहे होते हैं हमें नहीं मालूम, अल्लाह माफ करे। खैर, तो हमें अब ये बैन कहीं भी कर लें, इंटरनेट की ताकत की वजह से, आईपीपी प्लेटफॉर्म्स की ताकत की वजह से ये मूवी अब बैन हो नहीं सकती, बल्कि और मशहूर होगी। ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और पीछे वॉल देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि अब हम आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करेंगे। वैसे आज सुबह जब उठी मैं तो मुझे
बाकायदा फील हुआ कि फाइनली कराची में ठंड आ नहीं रही है, आ गई है, तेज़ हवाएं चल गई हैं। लेकिन अगर मुल्क के मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करें तो आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में मतलब इस वक्त जुज़वी अबर आलूद रहेगा और मगरबी बलोचिस्तान में शदीद ठंड की लपेट में आ चुका है। इस वक्त इस्लामाबाद में भी आज बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश का इम्कान कहीं नहीं है। आज शाम से जहलम, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, टोबा टैक्सिंग, ओकाड़ा, साहिवाल, भावलपुर, भावलनगर और मुल्तान डिवीज़न में शदीद धुंध पड़ने की भी पेशनगोई की जा रही है। अब आपको अहम शहरों के हम दर्जा हरारत से आगाह करें तो बताएं कि कराची में फाइनली दर्जा हरारत 15 डिग्री तक रहने का इम्कान है कम से कम, लाहौर में कम से कम 6 रहने का इम्कान है, इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 7 रहेगा, कोयटा में आज कम से कम दर्जा हरारत 1 रहने का इम्कान है, जबकि पेशावर में आज कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रहने का इम्कान है। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं तलहा की तरफ। मौसम की सूरत हाल आपने जानी है। एक अहम इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिए चलते हैं। आपको याद होगा कि 1 साल पहले दिसंबर में सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को मुश्तिल हुजूम ने कत्ल कर दिया था। उस वक्त प्रियंका कुमार की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान इन दिनों काफ़ी परेशान है और अब भी मामूल की ज़िंदगी गुजारने में इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जाने का इरादा कर लिया है। फैक्ट्री मैनेजर मलिक अदनान को उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमग़ा शुजात से भी नवाजा था, लेकिन अब हालात ये हैं कि मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं और धमकियों के बायस 2 माह पहले अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं और बेरोज़गार हैं। उधर सियालकोट पुलिस का कहना है कि हालात पहले ही मामूल पर आ चुके हैं और मुल्जिमान को सजाएं मिलने से लोगों के रवैये भी नॉर्मल हैं, लेकिन मलिक अदनान के बकौल उनकी जिंदगी खतरे में है, इसलिए अब वो मजीद पाकिस्तान में वक्त नहीं गुजार सकते। उन्हें धमकियां कौन दे रहा है, कौन है जो उन्हें कॉल्स कर रहा है, मामला है क्या, जानने के लिए हमने राब्ता किया है मलिक अदनान से। अब हमारे मलिक अदनान से हमें राब्ता करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया बात करने के लिए। मैं बताती चलूं अपने व्यूवर्स को कि हमने अदनान मलिक से राब्ता करने की कोशिश की थी मगर उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। तो मज़ीद डिटेल हम जानेंगे। नदीम अता गौरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। नदीम, ये बताइए कि ये लम्हा फिक्रिया है, एक बड़ी खतरे की घंटी है और बड़े परेशान होने वाली खबर है कि जिस शख्स ने इंसानियत का मुजाहरा किया, जिस शख्स ने एक इंसान की ज़िंदगी बचाने की कोशिश की, और कुरान हमें बताता है कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया, उसी शख्स को हम मुसलमान धमकियां दे रहे हैं कि तुमने ये हरकत क्यों की। हम किस नहज पे आ चुके हैं नदीम? अजी, ये इस वाक़े के हवाले से सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको आगाह कर दूं, अपने नाज़रीन को भी, कि 3 दिसंबर के 1 साल का अरसा गुजर चुका है इस वाक़े को। 3 दिसंबर 2021 को ये वाक़या पेश आया था। इंसानियत सोज ये वाक़या था, जिसके बाद और हजूम, पूरे का पूरा हजूम एक जानिब था जो कि इस पर जुल्म में शामिल था, जबकि एक वाहिद शख्स था मलिक अदनान जो कि इसको प्रियंका कुमारा को बचाने की बार बार कोशिश करता रहा, लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा कि इसकी जान बख्श दी जाए, लेकिन हजूम ने इसकी बात नहीं सुनी। इसके बाद इसका ट्रायल चला और मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। इसके बाद मलिक अदनान नामी जो शख्स था, इसी जो राजको फैक्ट्री है जहां पर यह वाकया पेश आया था, इसमें मैनेजर की फराइज सर अंजाम दे रहा था। इसकी शहादत कबूल की गई और इसको विटनेस के तौर पर रखा गया, जिसके बाद इसकी जान भी खतरे में आ गई कि बचाने वाला खुद अपनी जान बचाने के लिए कोशां है, लेकिन उसको हमारे ज़राए के मुताबिक उसको मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि राजको फैक्ट्री में जो मुलाजिम थे, मैनेजर की पोस्ट पर थे अदनान मलिक, तो इन्होंने वहां से भी रिजाइन कर दिया इसी वजह से कि इनको इस किस्म के थ्रेट्स थे कि वहां से रिजाइन करके इनको। ये बताइएगा कि इनको धमकियां मौसूल हो रही हैं, वो फोन कॉल्स के थ्रू आ रही हैं, इनरिटन धमकियां आ रही हैं, कोई सबूत, कोई एविडेंस है जिसके ऊपर अगर उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, पुलिस को दिखाया, तो पुलिस का मौक़िफ़ क्या है उस पर? यहाँ पर हमारी जब मलिक अदनान से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बिल्कुल इस बारे में बात करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, लेकिन जो हमारे करीब तरीन इनके जराए हैं वो ये बताते हैं कि इनको इस किस्म की धमकियां हैं कि ये बाहर तक निकलना इनके लिए मुहाल हो चुका है। इस हवाले से पुलिस के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमें किसी किस्म की कोई ऐसी एविडेंस या कोई एप्लीकेशन अभी तक इनकी जानिब से मौसूल नहीं हुई, अगर हमें कोई मौसूल हुई तो हम प्रॉपर इनको सिक्योरिटी भी दी जाएगी। सियालकोट के डीपीओ पुलिस से क्यों डर रहा है मलिक अदनान? मुझे वाज़ेह हो गया है कि पुलिस से उनको डर लग रहा है कि पुलिस के पास जाऊंगा तो पुलिस से पहले मुझे मरवाएगी।
पुलिस से डर नहीं, लेकिन इनको ये है कि यहाँ से घर से बाहर तक निकलना इनके लिए माहौल हो चुका है। मतलब इस किस्म के थ्रेट्स हैं इनका हमारे जो यानी नदीम साहब अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ी सिचुएशन क्लियर ये करना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, कोई भी रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, और अदलिया में आपको मालूम है हाल क्या है, 22-23 लाख केसेस पेंडिंग है और लोग 25-30 साल 50 साल भी गुजार देते हैं अदालतों में धक्के खाने में। अब मलिक साहब जो है, अदनान साहब, ये विटनेस हैं, गवाही दे रहे होंगे इस केस में, और क्योंकि हमारे मुल्क में दुनिया की तरह विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम तो है नहीं, आप गवाही देंगे आपकी जिंदगी खतरे में होगी, आप भले मर जाए, आपको कोई सर में गोली मार के चला जाए, इदारे नहीं बचाएंगे आपको। ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के इदारों के लिए। मैं अपील करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, कि खुदारा पाकिस्तान में जो लोग गवाही देते हैं, हिम्मत करते हैं, चोर को पकड़वाते हैं, कातिल को पकड़वाते हैं, अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठते हैं, जैसे अभी मलिक अदनान अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। किस लेवल की धमकियां हैं, नदीम कुछ मालूम है? ये थ्रेट्स यही है, तकरीबन 88 के करीब इन मुल्जिमान को चालान किया गया था पुलिस की जानिब से, जिनमें से 6 मुल्जिमान को जो वीडियो विटनेस थे, जो जाहिर नजर आ रहे थे मारते हुए, उनमें से 6 मुल्जिमान को सियालकोट गुजरावाला की दहशतगर्दी अदालत में नताशा नामी जज थी जिन्होंने इनको सजाए मौत की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही 9 ऐसे मुल्जिमान थे जिनको सजाए उम्र कैद की सजा दी गई थी। इन्हीं मुल्जिमान के जो पीछे इनकी पैरवी करने वाले लोग हैं, इनके चाहने वाले हैं, इनके घरों वाले हैं, इनकी जानिब से हमारे ज़राए बताते हैं कि इनकी जानिब से उनको मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। सही, मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। थैंक यू सो मच नदीम, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, वो बता रहे हैं कि उनको इस तरह दी जा रही है, मुस्तकिल नेबर से भी कहा जा रहा है कि उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। खैर, हम अपील करते हैं हमारे इदारों से कि प्लीज़ इस पर नज़रसानी की जाए, वरना कोई भी किसी को बचाने के लिए कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। सच का कत्लेआम होगा, हक का कत्लेआम होगा। अफसोस के साथ। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपने सेगमेंट में, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं, सुनने में आता है मुर्गी के गोश्त के हवाले से कि बीमारियां फैलती हैं, हार्मोनल इश्यूज होते हैं। वैसे तो चिकन के गोश्त को प्रोटीन के लिए सबसे अहम ग़िज़ा जो है वो करार दिया जाता है, मगर इसके इस्तेमाल से कई लोग अफवाहें भी गर्दिश करती हैं। इसमें कितनी सदाकत है, नहीं है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं मरियम शाह। मरियम शाह को वेलकम कहेंगे अपने शो में। न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मरियम, मेरा सवाल आपसे ये है कि चिकन के हवाले से काफ़ी अफवाहें गर्दिश करती हैं। कुछ डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आप मुर्गी के गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो हार्मोनल इश्यूज़ हो जाते हैं, फीमेल्स में भी, मर्द हजरात में भी काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, PCO हो जाता है। तो इसमें कितनी सदाकत है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी इसके बारे में कि जब आप चिकन हम लोग बनाते हैं मिक्स करके, तो उसमें जो लेग पीस या थाई पीस होता है वो बेकिंग के लिए होता है, और अगर हम बहुत मिक्स करके बनाते हैं तो उसमें हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। चूँकि चिकन हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं होती और उसमें मुख्तलिफ उनको किस्म की फीड दी जाती है, तो वो हमें हमारे हार्मोन्स का लेवल जो है वो डिस्टर्ब करती है। लेकिन मरियम प्लीज़, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी बेसिकली आपसे कि हमने जो बात की, जो लोग जो फार्मर्स हैं, जो क्योंकि हमें पता है कि 1 महीने में वो चूज़े से चिकन बन जाता है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम इसकी फीड में ऐसे कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते या कोई ऐसे इंजेक्टेबल्स इस्तेमाल नहीं करते जिसकी वजह से कोई हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाएँ चूज़े के अंदर। लेकिन फिर इसके बाद पूरा ऑल ओवर अगर हम चिकन, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में ऑल ओवर चिकन ही, पूरी साबुत चिकन पकाई जाती है हड्डी के साथ, तो किस तरह से वो इस चीज़ का बाइस बनती है प्रॉब्लम्स का? इस तरह से कि जब हम अपने ऑयल और चीज़ों में बहुत सारी मिक्सिंग करते हैं और मसाले डालते हैं, और उसको हमें ये नॉलेज नहीं होता कि हमें इसको जो है जो चिकन का हिस्सा है उसको हमें बेक करने के लिए अलहदा जैसे रखना है, लेग पीस थाई को, और कुछ जिसका स्टॉक बनाने के लिए होता है, विंग्स होती हैं, उनको डीप फ्राई नहीं करते। तो उस लिहाज से क्या है कि आप जब इसका अलहदा ब्रॉथ बनाते हैं और उसको अलहदा तरीके से बेक करने में रखते हैं तो उसका कोलेस्ट्रॉल ऑफ लेवल कम हो जाता है। और जो चिकन वगैरह में जो हार्मोन्स होते हैं वो समहाउ अगर आपके सामने आपने रखी हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसमें फीड में उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। अच्छा, I'd like to ask an important question माहिन। एक तो आप माशाल्लाह से यूके से हमारे साथ हैं, थैंक यू सो वेरी मच। वहाँ मौसम बड़ा ख़तरनाक है। मरियम, वहाँ पे बर्फ़बारी बड़ी हो रही है, सुना है लोग जहाज़ भी फंस गए हैं, ट्रेन भी फंस गई है, लोग गाड़ी भी नहीं चला पा रहे हैं। मरियम ये बताइए, फैक्ट्स को सामने रखते हैं। अल्लाह ताला ने जब मुर्गी बनाई थी तो वो 90 दिन की उसकी लाइफ साइकिल थी, 90 दिन में वो बड़ी होती थी। हमने एक नई नस्ल बनाई जिसे हम कहते हैं ब्रॉयलर, जो एक्चुअली 32 डेज में तैयार हो जाती है। अच्छा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एक नस्ल है। इसकी जो फीड है कनोला एंड सोयाबीन, दैट इज ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड।
जितनी भी रिसर्चेस आई हैं वो यही कह रही हैं कि जो प्रॉब्लम्स ये ब्रॉयलर चिकन ने क्रिएट किए हैं, जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर गए हैं कि हमें लगता है कि ये हमारी जिंदगी का एक रेगुलर हिस्सा है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस ब्रॉयलर चिकन ने क्रिएट किए हैं, काफी सारी रिपोर्ट्स कहती हैं। आप क्या कहेंगे मरियम शाह? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप आर्टिफिशियली तरीके से कोई भी चीज़ किसी चीज़ को ग्रो करते हैं या इनमें चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमारे इनफर्टिलिटी का भी इशू बनता है। और साथ में इनफर्टिलिटी के साथ जो मैं कहना चाहूँगी कि जो रेड प्रोसेस मीट है या हमारे पास अल्ट्रा प्रोसेस कार्ब्स आ जाती हैं, शुगरी चीज़ें आती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ये सब चीज़ें भी इनका पार्ट। और मरियम बच्चों की प्यूबर्टी की एज भी कम हो गई है, इसी वजह से काफी सारे डॉक्टर्स कहते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अब इतनी तेज़ी से ये बढ़ता जा रहा है कि जैसे पहले लोगों को कैंसर का हम कहते थे, मगर ये कैंसर नहीं, तो इस तरह से है कि ये टिश्यूज जो हैं वो डेवलप होते हैं अंदर और इसी तरह से लेकिन मरियम अब हमारे यहाँ तो बेकिंग का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। अगर हम अपने एशियन कुजीन की बात करें, पाकिस्तानी खानों की बात करें, तो हमारे यहाँ बेकिंग का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। हमारे यहाँ वही सालन बनता है या कढ़ाई बन जाती है या मुर्गी के ही सालन बनाए जाते हैं और ज़्यादातर घरों में मुर्गी ही इस्तेमाल की जाती है। अगर हम इस तरह से पकाना सही नहीं है तो आखिर हम खाएं क्या? प्रोटीन की सोर्स कहाँ से ले? क्योंकि चिकन को बेहतरीन सोर्स करार दिया जाता है प्रोटीन। दाल है, लोबिया है, और बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। हमारे पास दाल है, लोबिया है और जो है वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होती हैं। और जैसे अभी आजकल सर्दियाँ हैं तो इन सब चीज़ों के साथ में ये भी जैसे हम लोग सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं, विटामिन डी की कमी आ जाती है जैसे सर्दियां हैं आजकल, और विटामिन ए की, तो उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए हमारे पास सप्लीमेंट्स होते हैं जिनको हम सप्लीमेंट्स दे के तो कवर करते हैं। मगर अब जैसे जो आपका कुकिंग मेथड है उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, जिसको मैंने खुद भी चेंज करके और सबको मैं बताती हूँ कि जैसे अगर हम लोग बेकिंग नहीं भी, मतलब अगर जैसे बेकिंग का हमने कॉन्सेप्ट नहीं लिया हुआ पाकिस्तान में, तो हम उसमें जो ब्रेस्ट पीस है उसकी हम कढ़ाई बना सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ जो नॉन एसिडिक चीज़ें आती हैं उनको हम रखते हैं और जो एसिडिक बन जाती हैं उसका कॉम्बिनेशन हम निकाल देते हैं। मसलन जैसे प्याज और टमाटर जो है मिक्स अप करके बहुत बनाते हैं और उसमें जिंजर गार्लिक को रखते हैं तो वो बहुत एसिडिक हो जाता है। मगर अगर हम सिर्फ गार्लिक और टमाटोज रखते हैं तो उससे वो इतना एसिडिक नहीं होता। तो हम उसकी रेसिपीज को नॉन एसिडिक करके और चिकन को भी हम उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसका ब्रॉथ बना सकते हैं और हम उसका स्टॉक यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ, तो उसमें हमें अच्छी प्रोटीन मिल। मरियम आपका चिकन का इंटेक कितना है वैसे? मैं अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं तो मेरा जो है हफ्ते में एक दिन चिकन का है और उसके बाद जो है एक दिन मीट होगा और फिर वेजिटेबल्स, क्योंकि हमें कम से कम 2 हफ्ते में 30 काइंड ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल्स का, हमें सुपर फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे जिस्म में जितने ऑर्गन्स हैं उन सब की नीड है कि उन्हें डिफरेंट किस्म के फ्रूट और वेजिटेबल्स और ये चीज़ें मिलनी चाहिए। सही। तो आपका कहना है जी, तो आपका कहना है यानी कि हफ्ते में सिर्फ कम से कम एक दिन जो है वो चिकन का इस्तेमाल किया जाए, उससे ज़्यादा ना किया जाए। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक उस तरह से नहीं है ना, या तो हमारे पास बिल्कुल हम खुद रख रहे हों और हम उसको फीड कर रहे हों तो हमें आइडिया होता है। शाह साहब, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बड़ी मशहूर हुई थी मरियम, एंड उसमें ये था कि बहुत सारे एथलीट्स को लिया गया था, रनर थे, फाइटर थे, ये थे वो थे, वो पहले प्रोटीन गोश्त से लिया करते थे, फिर उनकी सारी डाइट से गोश्त को निकाल दिया गया और उनको वेजिटेबल्स और दालों के जरिए प्रोटीन्स दी गई और उन सब की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आई। थोड़ी रोशनी डालेंगे इसके ऊपर मरियम? जी बिल्कुल, इस तरह से है कि जब आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन लेते हैं तो आपके मिजाज उतने ही मूड स्विंग्स आते हैं, क्योंकि हार्मोन्स होते हैं ना, तो उसकी वजह से जो लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट की तरफ रहते हैं उनके मूड स्विंग्स बिल्कुल भी नहीं होते और वो बहुत अच्छे अखलाक के भी होते हैं। और जितनी चीज़ें हम मसाले के साथ आते हैं उतनी ही ज़्यादा जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे हमारे प्रेशर पड़ता है तो हमारे मूड भी उसी से रिलेटेड होते हैं। ADHD और इन चीज़ों के इश्यूज भी इसलिए हैं कि जितना हम अपने आप को फ्रूट और वेजिटेबल्स और नेचर के फ्लोज लेकर आएंगे उतनी अच्छे हमारे मूड्स होंगे और उतनी अच्छी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम ब्रेन के साथ अटैच रहती है और हमें
आसानी रहती है। अच्छा मरियम, मैं पूछना चाहूँगी आपसे, आपने जिक्र किया एसिडिक और नॉन एसिडिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का ना, खाने के लिए स्पेशली, तो आप ज़रा प्लीज़ मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को क्लैरिफाई कर दें कि एसिडिक और नॉन एसिडिक कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिनको नहीं बनाना चाहिए एक साथ खाने के लिए, और कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको इनटेक जिनका करना चाहिए। अच्छा, हमारे पास जो है हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं कि ग्रीन्स जो है वो एल्कलाइन में आती हैं, ठीक है। तो उसमें ब्रोकली, स्पिनच और कैबेज और ब्रसेल्स स्प्राउट्स वगैरह आ जाते हैं, तो वो हमारे लिए एल्कलाइन में आती हैं। और जो नॉन एल्कलाइन और एसिडिक हो जाती हैं चीज़ें, उनमें जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ फूड का बना रहे होते हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं उससे वो एसिडिक हो जाती हैं। तो उसमें जैसे हम बहुत ज़्यादा जिंजर का और जिंजर के साथ जो रूट्स के साथ अटैच चीज़ें हैं वो एसिडिक बन जाती हैं। यानी कि जो रूट्स की चीज़ें होती हैं उनको आप जिंजर के साथ ना बनाएं। जैसे कि अगर आप प्याज की बात करें तो जब आप प्याज किसी खाने में डालें तो उस खाने में आप अदरक का इस्तेमाल ना करें, ऐसा ही जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही उसका आप टमाटर के साथ आप कर सकते हैं। तो आपको रूट्स की उसमें ज़रूरत नहीं है ना। गार्लिक है तो आप गार्लिक के साथ आप ऑनियंस का मिक्स कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो सारी कढ़ाइयों में पहले अदरक लहसुन के बाद ही प्याज आता है। अच्छा, ज़मीन से उगने वाली चीज़ों के साथ अदरक को इस्तेमाल ना किया जाए, आपका ये कहना। लेकिन अच्छा, इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि जी अदरक लहसुन का पेस्ट हमारे यहाँ साथ बना के रख दिया जाता है। आप चुकंदर गोश्त बनाएं, आप भिंडी गोश्त बनाएं, आप आलू गोश्त बनाएं, सबसे पहले गोश्त को भूना ही जो है अदरक लहसुन के पेस्ट में जाता है और कहते हैं उसके बगैर जायका भी नहीं आता, और हमारी सेहत के लिए भी कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, तो उसमें ये है कि हमने जितने भी अपने खाने बनाए हुए हैं उन सब में एक जायका रखा है, मगर उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, उसमें से हमें कुछ नहीं मिलता सिवाय जायके। और मरियम, जैसे निहारी है, हलीम है, ये भी तो सब प्याज के थ्रू ही बनाया जाता है। ऐसा कौरमा बनता है हलीम का, फिर दालों के साथ इसको मिक्स किया जाता है। निहारी है, उसमें तो अदरक ऊपर से डाल के खाई जाती है क्योंकि ताकि वो आपको डाइजेस्ट हो सके, बादीपन उसका खत्म करने के। दही पे जोर दें जी, मगर अब उसके साथ साथ जैसे हमारे पास स्पेल्ट फ्लावर आ जाता है तो हम स्पेल्ट का अगर यूज़ करते हैं साथ में, ठीक है, और घी का इस्तेमाल उतना नहीं करते और ब्रॉथ को हम यूज़ करते हैं जिसमें आपका वैसे ही फैट्स आ जाते हैं, ठीक है, मीट के साथ, तो उसमें अगर हम जिंजर यूज़ करेंगे तो वो उतना हार्मफुल नहीं होगा, ठीक है। जब हम ऑयल और बहुत सारे प्रोसेस और प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए मसाले इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर एसिडिक फॉर्म में ज़्यादा आ जाता है। मरियम शाह, आप कब से अपनी स्ट्रिक्ट डाइट मॉनिटर कर रही हैं? मैं अपनी स्ट्रिक्ट डाइट तकरीबन 7-8 ईयर से कर रही हूँ। जब मुझे एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हुआ था उसके बाद से जब मेरा ऑपरेशन तो हुआ, कितना अरसा हो गया आपको निहारी कोरमा खाए हुए? मैं खुद बनाती हूँ घर में और अपनी रेसिपीज के साथ करती हूँ, तो मैं उसी को टेस्ट में लेके आके तो मैं खा लेती हूँ। मगर बाहर से नहीं, मैं चाहूंगी कि अगर टाइम है हमारे पास तो आप अपनी निहारी की रेसिपी शेयर करें हमारे साथ। ये प्रोफेशनल शेफ है, कोई रेसिपी हाथ से जाने नहीं देती। मैं चाहती हूँ कि हेल्दी वर्जन किस तरह से बनता है हमारे व्यूअर्स को भी पता चले। कैसे बनाती है मरियम? जो है मेरे पास जैसे स्पेल्ट का फ्लावर होता है और साथ में चिकन जैसे अगर है या हमारे पास मीट है उसका ब्रॉथ लेके तो उसमें जो है थोड़ा सा नटमेग और जो आपका एक गरम मसाला है जो होममेड होता है, ठीक है, तो वो आप ऐड करके उसमें जो पिंक हिमालयन सॉल्ट जिसको कहते हैं वो आप यूज़ करें, ठीक है, और साथ में आप थोड़े से ग्रीन चिली जो फ्रेश होती हैं उसकी पेस्ट आप यूज़ करें, तो आप बनाएं उसे, तो बहुत अच्छी निहारी बनती है आपकी। कब आए आपके पास खाने मरियम? जी कब आए आपके पास खाने पे? आप जब मर्जी आए, आप पहले यूके का वीजा लगवा ले तला, फिर इंशाल्लाह ताला चलते हैं। थैंक यू सो मच मरियम शाह मौजूद है। वहाँ पे बार बड़ी हो रही है, लोग बड़े परेशान हैं, वहाँ पे रोड ट्रेन जहाज सब फंसे हुए हैं। ऐसे में कैसे जाएंगे तला यूके? आप रुक करें सस्ते लंडे बाजारों का, छोड़े यूके। जहाँ ठंड पड़ रही है वहाँ सस्ते लंडे बाजारों का रुख करना भी जरूरी है। वैसे वो भी अब बहुत महंगे हो गए, सस्ते नहीं रहे हैं तला। फिर भी उन्हें कहते हैं सस्ते लंडे बाजार है, पता नहीं क्यों। गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल सस्ते बाज़ारों को सो कॉल जो कहा जाता था उनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे माजिन यूसुफ हमारे साथ हैं, उनसे कि क्या बेटे कितनी महंगाई हो गई है सस्ते कुछ सस्ता बचा नहीं है इस मुल्क में अब। जी, शदीद सर्दी की लहर जारी है और इसके साथ साथ जो सस्ते बाजार हैं जिन्हें लंडा बाजार भी कहा जाता है उनमें खरीदार तो आ रहे हैं लेकिन कीमतें सुन के खरीदार बड़े परेशान हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पहले ये सस्ते बाजार होते थे लेकिन अब ये सस्ते बाजार ये भी नहीं रहे, यहाँ पे भी कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं। दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा,
चीजें बड़ी महंगी हो गई हैं, आप लोगों ने बहुत महंगी कर दी है, क्या वजह है ये? जी भाई महंगा नहीं हुआ, लेकिन आप देख रहे पाकिस्तान में हर चीज़ का कीमत बढ़ रही है। पेट्रोल का कीमत देखो, टिकट्स भी बहुत बढ़ गया। ये तो सारा बाहर से माल आते, इससे टिकट्स ज़्यादा वसूल होते हैं, इसकी वजह से ये महंगा पड़ते हैं। इस साल हर चीज़ महंगाई है तो ये चीज़ भी महंगा पड़ता है। फिर भी नया की निस्बत से ये बहुत गरीब लोग के लिए बहुत तोहफा है। मसलन गरीब लोग 3-4 हज़ार का चीज़ नहीं लेते, इधर आते वो चीज़ 800-900 हज़ार में मिल जाते, तो उसके लिए बेहतर है। हर चीज़ में महंगाई है, इसकी वजह से ये चीज़ भी महंगा हो गया ना। ये बिल्कुल यही सूरत हाल है। जो दुकानदारों से भी बात हो रही है उनका भी यही कहना है, बाहर से तमाम माल आता है, टैक्सीज एक तो अलग होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पेट्रोल की प्राइसेज हैं, जो इनका किराया है, हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके भाई साहब वो वाले सस्ते दौर नहीं रहे कि जब आप 200 रुपए में नाम के सस्ते हैं, काम में खाल उतारते हैं, लेकिन टैक्स बढ़ गया। सस्ते बाजार अब सस्ते नहीं रहे हैं, तला फाइनली से साबित हो जाता है। पर एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक का वक्त पर मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। हमारी टीम आपके लिए हीरो पाकिस्तानी ढूंढ के लाई है बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान में ताल्लुक रखने वाले जामिया कराची के तालिब इल्म रियाज हुसैन को कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की, वजारत वफाकी तालीम और पेशावराना तरबियत हुकूमत पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी रज़ाकारों के मौके पर बेहतरीन रज़ाकार बलोचिस्तान के अवार्ड से नवाजा है। रियाज हुसैन को ये एजाज़ हालिया सैलाबों में बलोचिस्तान में इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर दिया गया। इस हीरो पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है रियाज हुसैन, हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रियाज हुसैन एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपकी मैं पूछना चाहूँगी कि कैसे माशाल्लाह से इतनी हिम्मत आई कि सैलाब के दौरान आपने इतनी ज़्यादा लोगों की मदद की। आप खुद एक स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, किस तरह से आपने तमाम चीज़ें इकट्ठी की और लोगों की मदद की? वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये था कि सैलाबी सूरत हाल उस वक़्त मामला ऐसे हो गए थे, क्योंकि लसबेला एक ऐसा एरिया है, ऐसा बैकवर्ड एरिया है जिसमें हर ऐसे मामला में या सैलाबी आफात में जो भी है सोशल वर्कर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो मैंने भी इसी सूरत हाल को देखते हुए मुख्तलिफ जो है ईमेल्स मैंने किए, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, जो मेरे सोर्सेज में थे कराची में, अपने यूनिवर्सिटी में भी मैंने हमारे एसोसिएशन के जो हेड थे उनसे कांटेक्ट किया। फिर वहाँ पे मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे इसमें मदद कर सकें। मतलब कि जो मुझसे हो सका, जो मेरी इस्तात थी, जो मेरे सोर्सेज थे, उस मुताबिक मैंने भरपूर कोशिश की और लसबेला का एक इमेज उन तक लेकर गया सोशल मीडिया के थ्रू और यूनिवर्सिटी के थ्रू, उनका भी सपोर्ट मेरे साथ रहा। हुसैन साहब, लसबेला का वो इमेज, हुसैन साहब आप माशाल्लाह से लसबेला और बलूचिस्तान का पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। आप रज़ाकाराना तौर पर जो सोशल वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ अमेजिंग। सवाल मेरा ये है कि बलूचिस्तान की ग्राउंड रियलिटी, बलूचिस्तान वो सूबा है जिसने पाकिस्तान को कई दिहाइयों तक, पूरे पाकिस्तान को गैस सप्लाई की, लेकिन सुई का नसीब नहीं बदला। सुई के नाम से सुई सदर्न गैस कंपनी, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी, सुई बेचारा जो है वहीं का वहीं खड़ा रहा। अभी भी वहाँ पर $100 अरब से ज़ायद का सोना है, तांबा है, कॉपर है, माइंस है, मिनरल्स है, लेकिन बलूचिस्तान को उसका हक नहीं मिल रहा। मेंगल साहब को भी देख रहे थे, सीपैक को भी वो दुहाइयां दे रहे थे कि सीपैक हमारे सर पर आ गया, लेकिन हमारी जिंदगी नहीं बदली। बलूचिस्तान को उसका हक रियाज हुसैन साहिब कब और कैसे मिलेगा? जी ऐसे 8 साल से कोई मेरा यहाँ पे तजुर्बा रहा है, जिसमें 8 साल से मैं खुद एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं हमेशा से कोशिश करता रहा कि यहाँ के नुमाइंदों से मैं अप्रोच करता रहूँ, उनको ये सारी चीज़ें दिखाता रहूँ। असल सबसे बड़ा अलमिया हमारा ये है कि हमारे नुमाइंदे जो हैं यहाँ के, जो मुंतखब होने के बाद जो है यहाँ पे इनकी दाद रसी नहीं करते, या बल्कि मेरा अपना 8 साल का तजुर्बा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़, मैं स्पेशली एजुकेशन की बात करूँगा, मेरे नज़दीक 8 साल के मेरे इस एक्सपीरियंस में मैंने कभी नहीं देखा कि हमारा एक इलाके का जो एमपी है या एमएनए है कभी स्कूल विजिट पे गया हो, या किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी की जो है वोट मिलने के बाद सबको भूल जाते हैं आवाम को। और अभी इंतखाब हालिया हमारे बल्दियाती इंतखाबात थे, उसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। सबकी यही ख्वाहिश होती है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे जाके आगे जो है असम्बलियों में हमारी जो है आवाज़ जो है वो बनेंगे, वहाँ पे हमारे मसाइल उजागर करेंगे।
सुई के मसाइल हो या हमारे अपने मेरे डिस्ट्रिक्ट लसबेला के जहाँ तक मामला थे, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मतलब कि पेशेंट को हुई थी कि हमारे घर के सामने जो है कोई मतलब कि वो गैस की कोई ऐसी मतलब कि सिचुएशन वो हुई है कोई, तो उन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया। मेरे घर पे, मेरे जहाँ से घर से गैस निकल रहा था, वहाँ पे मुझे वहाँ से जो है हमारे फोर्सेस वाले जो हैं वो हमें वहाँ पे जाने, घर तक भी हमें तलाशी ली जा रही थी। मतलब हमें इतना बाउंड रखा गया है हमारे उस मामलात में। हमारे सिटी के अंदर भी अगर कोई भी तरक्की होती है ये आवाम के लिए नहीं होती। क्या करना चाहिए तालीम के लिए बलूचिस्तान में, रियाज हुसैन साहब? मैं ऐसा समझता हूँ कि तालीम तब बलूचिस्तान में जो है तरक्की होगी जब हमारे असम्बली में जो है पढ़े लिखे जो है नुमाइंदे वहाँ जाएंगे जो तालीम को समझ पाएंगे। क्योंकि हम जहाँ तक इन नुमाइंदों को समझते हैं, हम इनके पास क्या अभी जो नुमाइंदे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है रियाज भाई? जी अभी जो नुमाइंदे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है या पढ़े लिखे जाहिल हैं? यूँ समझ लें कि पढ़े लिखे हैं लेकिन तालीम की अहमियत को नहीं समझते। इस वक्त अगर मैं बलूचिस्तान के एजुकेशन रेशो की बात करूं, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कम से कम कोई जो है 30% जो है या 40% ऐसे मतलब स्टूडेंट हैं जो आउट ऑफ स्कूल्स हैं, स्कूल्स में नहीं हैं। मैंने खुद इस पे कैंपेन मैंने चलाने की कोशिश की और कम से कम पिछले साल मैंने कोई 100 के करीब या 150 के करीब हमने जो आउट ऑफ स्कूल्स बच्चे थे उनको हमने स्कूल में दाखिला दिलाया था। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज हुसैन हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि तालीम को फ़रोग़ देने के लिए खुद तालीम को समझना तालीम से बहुत ज़रूरी है। हर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सितारों की चाल की कि किस सितारे क्या चाल बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट को, लेकिन फ़िलहाल मैं चाहूँगी तलहा के सियासी सूरत हाल पे हम कुछ पेशगोई लें, प्रेडिक्शंस लें कि होने क्या वाला है। आखिर की बहुत ही कन्फ्यूजन चल रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या आपको लग रहा है कि पीडीएम और पीटीआई में क्या मुज़ाकरात होंगे या फिर पीटीआई जो है वो वाकई असम्बलियों में जाएगी? मुस्तकबिल का हाल सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके प्यारे रसूलों के पास हो सकता है, क्योंकि गैब का इल्म भी उन्हीं के पास है। लेकिन जो हकायक हैं, ग्राउंड रियलिटी है, मैं यही कहूँगा अल्लाह रहम करे, आप सितारों की तरफ बढ़ें तो अच्छा। चलें जी, आगा बहिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और बहुत ही बेहतरीन एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं। तो आगा बहिश्ती साहब, आपसे सवाल करूंगी जो मैं सवाल कर रही थी अभी कि पीटीआई और पीडीएम में मुज़ाकरात की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, आपके सितारे क्या कहते हैं? आपको अंदर की खबर भी कुछ पता हो कि क्या वाकई आने वाले दिनों में कुछ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे या फिर वाकई पीटीआई के अरकान असम्बली में वापस जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा असम्बली में जाएगी, और बल्कि ये मुज़ाहमत करेगी और असम्बली तोड़ने की भरपूर कोशिश करेगी। और ये जो सियासी लड़ाई है ये अवामी लड़ाई जारी रहेगी और तहरीक इंसाफ अपने तमाम हरबे, तमाम जो है वो सियासी हरबे है वो इस्तेमाल करेगी और कामयाबी के साथ पीडीएम के ऊपर वार करेगी। और पीडीएम के लिए इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि हम शहबाज शरीफ और इमरान खान के सितारों को देखते हैं तो इसमें मुकम्मल तौर पर जवाल की कैफियत पर मियां शहबाज शरीफ है और उरूज की कैफियत पर इमरान खान है। बुलंदी के जो सफर है वो इमरान खान के ऊपर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। अलबत्ता एक बात बताऊं, जैसे पहले भी हमने आपसे अर्ज किया था आपके चैनल और आपके प्रोग्राम में कि जिस तरह खान साहब की सेहत के लिए इनके लिए जो मसले मसाइल थे उनके ऊपर कोई हमला होने का खतरा था, इसी तरह ये बात दोबारा निशानदेही कर रहे हैं कि इनके ऊपर नाहल करने की तमाम हरबे, तमाम चीजें जो है कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में इमरान खान के लिए थोड़ा सा मुश्किलात नजर आ रहे हैं। अलबत्ता अवामी सतह पर इमरान खान के सितारे बुलंदियों पर है, कामयाबियों पर है, उरूज पर है, हुकूमत पर है। और फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों जमातों के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो। अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ही बुरे हालात पर मौजूद है, जो कि बिलखुसूस इक्तिसादी हालात की तरफ मेरे इशारा है। शायद इस बुनियाद पर कोई ताकतें जो हमारी है वो मुदाखलत करे, शायद इस तरफ कोई बात बने, शायद ये उम्मीद है। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान और या तहरीक इंसाफ और पीडीएम की कोई मुज़ाकरात होते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि शरीफ साहब भी लंदन से यहाँ पे आने की जो है वो पर तोल रहे हैं, लोग उनको मना रहे हैं कि सुनने में ये भी आ रहा है कि जनवरी तक वो आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब, पहले मरियम साहिबा आएंगी फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे।
सितारों के हवाले से ही बताएं, अंदरूनी खाना खबर भी बताइए आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ के जो सितारे हैं वो जो सफर के मौजूद है, अलबत्ता उनके क्योंकि डरपोक सितारे हैं वो खुद नहीं आ सके तो एक अलग बेस है। अलबत्ता तमाम रास्ते मियां नवाज शरीफ के लिए वाज़ेह नजर आ रहे हैं और उसके सफर भी नजर आ रही है। जाकर मार्च अप्रैल तक पाकिस्तान की तरफ, फरवरी से शुरू होगा, मार्च अप्रैल तक ये पाकिस्तान आने के ज्यादा इम्कान नजर आ रहे हैं और उनके रास्ते जो है इस वक्त जो है वो बिल्कुल क्लियर है, साफ है और हुकूमती सतह पर उसकी मदद की जाएगी और ये जो करप्शन के जितने केसेस है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे और आप ये देखेंगे इलेक्शन लड़ने के तमाम मौके भी फराम किए जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे। मैंने पहले भी अर्ज किया था ये दोनों सूरतें इमरान खान के लिए अदालत की तरफ से, अदलिया की तरफ से जो है मसाइल पैदा होंगे और क्योंकि नवाज शरीफ को अगर मौका देते तो भी कुछ मसाइल होने के पैदा होने के इम्कान है और क्योंकि ये जो इलेक्शन है मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ते हुए या मैदान में आते हुए वाज़ेह तौर पर इल्म फल्कियात की रोशनी से नजर आ रहे हैं। यानी कि सियासत के मैदान में नवाज शरीफ एक दफा फिर उतरते हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये आप अपनी एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कह रहे हैं? बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी से। जी चलें जी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, ये बताएं कि दुनिया भर में की नजरें जो है फिलहाल फीफा के सेमीफाइनल मैच पर लगी हुई हैं, तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा, मोरक्को या फ्रांस? देखिए तो मेरे हिसाब से तो पहले भी शायद हमने अपने YouTube एक चैनल बनाया था बेहश्ती के नाम से, उस पर मैंने बताया है, सबसे पहले भी मैंने कहा था मुझे लगता है कि ये जो फाइनल जो है वो ब्राजील और फ्रांस के दरमियान होगा और ब्राजील निकल चुका है। मोरक्को की बात कर रहे हैं, मोरक्को और फ्रांस, ब्राजील तो निकल चुका है। फाइनल की बात करूं मैं, फाइनल की, फाइनल निकल गया, फाइनल से भी निकल गया ब्राजील। कैसे खेलेगा जब वो निकल गया है? नहीं सॉरी, ये अपना क्या नाम है जो जैन से भी निकल गया टीम जो अभी कल जो फाइनल पे पहुंची है। चलें खैर, थैंक यू सो मच आगा बहिश्ती साहब, आपने हमें बाकी चीज़ों से अपडेट किया, हमें बताया कि साहब दोबारा से सियासत के मैदान में कदम जमाने के लिए एक बार फिर तैयार हैं और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक ब्राजील को फाइनल खिला रहे हैं आगा साहब, ग्रेट है आप, वाह आगा साहब, गुड मॉर्निंग, चाय कॉफी नहीं मिली? चलें जी आगे चलते हैं कि एक वीडियो है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। आप ये देखें, बच्चे का एक कदम हवा में है, हवा में तो नहीं है वैसे, ग्लास पे चल रहा है पहला तरफ। अच्छा जी, इन्होंने जो सोशल मीडिया पे वीडियो डाली है, अपलोड की है, वो डालने का ये है कि जी बच्चे ने जो अपना पहला कदम उठाया है वो हवा में उठाया है, यानी कि बच्चे को ये फील हो रहा है और जिस तरह से वो ग्लास पे चल रहा है तो पहला कदम उसने हवा पे लिया है, जमीन पे आपको जो है ना कदम हवा में रखना वैसे ही पसंद आता है नहीं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो ऐसी अपलोड की हुई है। जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो डिफरेंट कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी अपना बनाते हैं, समझ में आता है। खैर उनके लिए एक अच्छी बात है, बच्चे की भी आप एक्सप्रेशन दिख नहीं रहे, अगर देखें तो अच्छा नजर आएगा। आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी खबर दें वर्दा, फिल्मों में बताएं, मैं आपको दी नहीं, अब आपकी बारी है। फिल्मी दुनिया आपको दी मैंने। अरे कभी सितारों की दुनिया, फिल्मी दुनिया लाइफ में होना जरूरी है। मैं बहुत दूर हूं इन दुनियाओं से ना। चलें आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी फिल्म कमली की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर जो है वो स्क्रीनिंग की जाएगी। पाकिस्तानी अदाकार और फिल्मसाज सरमद खूसट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपनी फिल्म की एक और कामयाबी का ऐलान किया है। यकीनन सरमद खूसट की बड़ी कामयाबी है और बड़े अच्छे फिल्म मेकर्स में उनका शुमार होता है पाकिस्तान में, और इंटरनेशनली भी इसको बड़ी तारीफ हो रही है कमली की। सबा कमर ज़मान की परफॉर्मेंस, द होल टीम्स परफॉर्मेंस, सिनेमाटोग्राफी, जो टीम ने काम किया है, यकीनन इसको सराहना चाहिए। और ये कमली मूवी मेले IFFR में जो है वो स्क्रीनिंग उसकी की जाएगी और सरमद खूसट ने एक पोस्टर शेयर करते हुए उसकी अपनी खुशी का इजहार किया कि उनको बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि उनकी मूवी कमली यूरोप में से आपने आखिरी पाकिस्तानी फिल्म कौन सी देखी वर्दा? हमारा शो कब खत्म हो गया है शायद, मैं बता दूंगी आपको। नहीं ऐसा नहीं है, मैं देखती हूँ। दुबई जाएंगी, हॉलीवुड की फिल्म देखी? नहीं, मैं देखती हूँ, बिल्कुल देखती हूँ। खैर अभी मैं नाम यहाँ पे ले लूँ, फाद मुस्तफा की काफी सारी मूवीज मैंने देखी हैं, ऐसा नहीं है। नाम ले। चलें जी, क्लोजिंग हमारे शो का वक्त होता है। नहीं जी, वो नहीं, अल्लाह ना करे, इतना बुरा टेस्ट नहीं है मेरा ताला। सुबह मिलेंगे आपसे 9 बजे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है।